दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम एक नज़र डालें तो उन लोगों की भी बातचीत होनी चाहिए जो समाज के निचले पायदान पर बैठे हैं, यानी आप यूं कह लीजिए दलितों पर भी बातचीत होनी चाहिए और पिछड़ों पर भी बातचीत होनी चाहिए। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रही हैं, लेकिन सवाल वही है, जब सारी पार्टियां इस तरफ ध्यान में हैं कि पिछड़े और दलितों का मैं भला कर रहा हूं, तो अभी तक भला क्यों नहीं हुआ, उत्थान क्यों नहीं हुआ। पिछड़ों और दलितों के साथ लंबे समय से कैंपेन कर रहे हैं जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हैं, डॉक्टर राम सुमिरन जी हैं, और इन्होंने पिछड़े और दलितों की उन जातियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, उनके अंदर जागरूकता करने का प्रयास किया है जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उपेक्षित हैं। इसी बात से खिन्न हो करके डॉक्टर साहब ने, आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की थी, कुछ वर्ष पहले स्थापना की थी। आज इस बैनर के नीचे तमाम पिछड़े और दलित, यानी वे लोग जिनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है, उन पर जाने के लिए वहाँ लीडर उत्पन्न हो रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस पर राजनीतिक पार्टियों का ध्यान कैसे आए, किस तरह से आकर्षित हो, इसी पे हम बातचीत करेंगे। और हम ये भी बातचीत करेंगे पिछड़ों के नाम पर कौन हक लेकर के जा रहा है, दलितों के नाम पर हक कौन लेके जा रहा है, अभी कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, वो लोग बाकी हैं। डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत है। जी आप। सवाल सीधा सा है कि इतने वर्षों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही सब एक व्यवस्था बनाई थी कि उस व्यवस्था के तहत सबको एक भागीदारी मिलेगी। आप काफ़ी समय से जो ये देख रहे हैं, तो पिछड़ों के नाम पर, पहले यही बात कर लेते, पिछड़ों के नाम पर किसको अधिकार मिल रहा है, कौन से वर्ग हैं जो वंचित हैं, और आप किन पर काम कर रहे हैं। सवाल पिछड़े वर्ग के अधिकारों का जहां आता है, तो आज़ादी के बाद पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनकी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए काका कालेलकर रिपोर्ट आयोग बना था। उस आयोग ने जब केंद्र सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस की थी उसको रिपोर्ट दी, तो उसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रख दिया। जैसे कि परंपरा रही है कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में होने के बाद 1977 में मंडल कमीशन का गठन हुआ। मंडल कमीशन के गठन के समय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस कमीशन की रिपोर्ट को 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को जो है की सरकार को मंडल कमीशन के चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने सौंपा, और उसमें उस कमीशन में जो मेंबरान रहे, उसमें कांग्रेस के कर्नाटक के राज्यसभा के सीनियर मेंबर थे जिनका नाम LR नायक था। वो कांग्रेस के ही राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने रिकमेंड किया उस मंडल कमीशन में कि 27% रिजर्वेशन जो OBC को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें 27% रिजर्वेशन में दो कैटेगरी की बैकवर्ड की जातियां हैं। एक ट्रेडिशनल जातियां हैं जो परंपरागत पेशे से जुड़ी हैं, उनके पास जीने का, खाने का, बच्चों के पढ़ाने का और अपने जीवन स्तर को सुधारने का केवल एक मात्र रास्ता है, उनका पारंपरिक व्यवसाय, ट्रेडिशनल पेशा, यानी परंपरागत व्यवसाय। लेकिन इसलिए इस 27% रिजर्वेशन को दो पार्ट में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इन पेशेवर जातियों की राष्ट्रीय स्तर पर आबादी जो है 26.56% होती है, यानी कि 100 में से 26.56 ओबीसी की आबादी में से, ओबीसी की आबादी में से 26.56% इनकी आबादी है। कौन सी ऐसी जातियां हैं जो ट्रेडिशनल रहती हैं और ट्रेडिशनल
में ट्रेडिशनल जातियों में दो कैटेगरी की जातियां, एक आर्टिजन ग्रुप है, दूसरा सोशल सर्विस करने वाला ग्रुप। आर्टिजन ग्रुप में जैसे नाई है, वो लोहार है, बढ़ई है, कुंभकार है, सैनी है, वो क्या कहते हैं धरकार हैं, इस तरीके से जातियां जो निर्माण का कार्य करती हैं, वो कंस्ट्रक्शन से जो जुड़ी हुई जातियां हैं वो आर्टिजन ग्रुप की जातियां होती हैं। और सोशल सर्विस की वे जातियां हैं जो तमाम अवसरों पर, सामाजिक समारोह के अवसरों पर उसमें हिस्सा बटाती हैं, जैसे नाई हैं, कहार हैं, इस प्रकार की सैनी हैं। ये जातियां जो है ट्रेडिशनल मानी जाती हैं। इनकी पॉपुलेशन मंडल कमीशन के सीनियर मेंबर एल.आर. नायक साहब ने 26.56% बताया। लेकिन सवाल है कि जब इतनी जातियां हैं तो अब अन्य पार्टियां कह रही हम तो हिस्सा दे रहे हैं, और इनका अगर डेवलपमेंट नहीं पा रहा है तो हिस्सा जा कहाँ रहा है? दरअसल में ये सवाल यहीं पर उलझता है। वहाँ मंडल कमीशन में एल.आर. नायक साहब ने कहा था कि छोटी मछली को बड़ी मछली के साथ रख दिया जाएगा तो छोटी मछली बड़ी मछली के द्वारा खा ली जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा, पहले तो चारा खाएगी, चारा जब खत्म हो जाएगा तो बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियों को खाएंगी, मछली को ही खा जाएगी। हाँ, मछली को ही खा जाएगी। मंडल कमीशन के एल.आर. नायक साहब ने ये कहा और उन्होंने विरोध दर्ज कर दिया। 354 पृष्ठ नंबर पर उनका विरोध दर्ज है। उन्होंने को संतुष्टि की कि 27% को जो है दो भागों में 15% और 12% में 15% ट्रेडिशनल जातियों को दिया जाए और 12% जो है जो संपन्न जातियां हैं, जिनको इंटरमीडिएट ओबीसी कहा था उन्होंने, उनकी पॉपुलेशन जो है 25.44% बताई थी मंडल कमीशन में। उसमें जो खेतीहर जातियां हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूपी में हैं पाई जाती, हरियाणा में पाई जाती, राजस्थान में पाई जाती, यूपी के वेस्टर्न इलाके में पाई जाती हैं, ईस्टर्न में भी पाई जाती हैं, वह जातियाँ जिनके जीवन जीने का साधन ओबीसी की कृषि भी है, खेती है, उनके पास ज़मीनें हैं। और आज़ादी के बाद से राजनीतिक भागीदारी, जिसे जहाँ पर प्रतिनिधित्व का सवाल होता है तो वहाँ पर कुछ बड़ी जातियों का नाम आ जाता है जो इस ओबीसी के बड़े भाई हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी आया। और प्रतिनिधित्व आने के बाद उन लोगों ने छोटे भाइयों के साथ बेईमानी की। कौन से ऐसे बड़े भाई हैं जो ओबीसी बड़े भाइयों में जो लोग सत्ता में आए, आज लंबे समय से सत्ता में रहे, 1977 से उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे। जब जातियों में कौन बड़ा? जातियों में जो बड़ा है ओबीसी की जातियों का सबसे बड़ा भाई यादव है, जो अब तो हम यादव को हम लोग कहते हैं सरकारी जाति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में वो 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलए उनके हैं। दूसरे नंबर पर कुर्मी बिरादरी आती है, कुर्मी बिरादरी भी बड़ा भाई है ओबीसी का। लोग तो पिछड़ों के नाम पे ले जा रहे हैं। हाँ, पिछड़ों के नाम पर। अब इनका रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन कितना है। जैसे तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव जी की थी तो वहाँ रैपिड सर्वे हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 19.44% यादव बिरादरी के लोग हैं आउट ऑफ 52%। सत्ता में कितने गए? सत्ता में तो आप देख लीजिए, विधान परिषद में तो फंडामेंटल राइट मान लिया उन्होंने। जब उनकी सरकारें मेजॉरिटी की आई तो उन्होंने 18 से 19% यादव। हाँ, 19.44% बताया था मुलायम सिंह यादव। दूसरे नंबर पर उन्होंने कुर्मी बताया था। उनका कितना है? उनका उन्होंने बताया था 7-8% बताया उन्होंने। जो और उसके तीसरे पर जो है जो आते हैं वो तो रजील तरीके से हैं, पिछड़ी मोस्ट बैकवर्ड, जिनको मंडल कमीशन में एल.आर. नायक साहब ने डीपेरेस्ट बैकवर्ड क्लास कहा था, उनके लिए 15%। उसमें ये सोशल सर्विस करने वाली जातियां हैं, आर्टिजन ग्रुप की जातियां हैं और एग्रीकल्चर लेबर हैं। इसमें किसको, यानी पिछड़ों के नाम पर, सीधा सवाल है, पिछड़ों के नाम पे कौन ले जा रहा है? पिछड़ों के नाम पर सबसे अधिक चीज़ें सेकंड क्लास में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, इनकी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट 3rd क्लास में जो है और 4th क्लास में। यहाँ तक कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी हम लोगों के साथ एक बैठक की थी और उसमें स्वीकारा भी था कि हाँ, हम पुलिस और पीएससी में हमारे लोग ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया था कि पीएससी में और उसमें यादव ज़्यादा हो गए हैं।
लिहाजा उन्होंने ये कहा कि पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय नहीं होगा, वो भविष्य में हम उसको अगर पिछड़ों के नाम पे कोई योजना सरकार बनाती है, और मौर्य हो गए, पटेल हो गए, इनके नेताओं को मैं भी देखता हूँ, यही राजनीति में है, सत्ता के नज़दीक भी हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर आ गए, उनका कहना नाई, कहार, कुर्छी, कुमार, जो भी बताते हैं वो सिस्टम। तो क्या इस समय जो आपने बताया, इन 3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए पिछड़ों में, तो क्या अन्य लोगों का हिस्से की नेतागिरी जो है ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन से लोग? भाई ओम प्रकाश राजभर पर जहां आप सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की लंबे समय से जो लड़ाई थी वो केवल राशन कार्ड की थी, राशन कार्ड की लड़ाई थी। राशन कार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना काल से फ्री कर दिया, वो राजभर जी का मसला हल हो गया, उनको उनकी बिरादरी के लोगों को राशन कार्ड मिलने और मंत्री का, और वो मंत्री बन गए। लेकिन सवाल इस बात का है, कुल मिला करके हम लोग MBCI ये जो संगठन है जिन जातियों की बात करता है उसकी बात राजभर नहीं करते। राजभर तो केवल अपनी बिरादरी को अनुसूचित जाति बनाने की मांग करते हैं कि राजभर बिरादरी को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, और राजभर ऐसे कह रहे हैं जबकि राजभर जो है और भर ये कम्युनिटी OBC में इंक्लूड है। राजभर ये नहीं चाहते कि हम OBC में ही रह करके इनको मुख्य धारा में ले चले, इनका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नौकरशाही में इनका जो प्रतिनिधित्व है आबादी के हिसाब से उसको दिलाए, ये उनको लगता है बहुत लंबी लड़ाई होगी। लिहाजा हम ये नहीं कहना चाहें, ये लोग तो केवल बिरादरी के नाम पर अपने जो है परिवार की सेटिंग गेटिंग करने में लगे हुए हैं, और वो भी अब वेंटिलेटर पर चल रहा है। इनका उत्तर प्रदेश में जो भी कॉन्सेप्ट है, पारिवारिक कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वेंटिलेटर पर है। फिलहाल राजभर जी आज की राजनीति के सबसे बड़े जो है, अब ये कह लें जैसे मंचों पर हंसाने वाला एक कलाकार होता है, उस तरीके की राजनीति उनकी है। और पिछड़ों को पिछड़ों की बात नहीं करते, उनका तो केवल टारगेट अपने परिवार को डेवलप, यानी जो पिछड़ों की और जो निचले पायदान पे बैठे लोग हैं उनकी राजनीति का वो गंभीरता से निचले पायदान पर जो बैठे गंभीरता से नहीं ले रहे, उनको गंभीरता से नहीं ले रहे, ना उनको समाज भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज के दौर में जो पिछड़ों के नाम पर जो बात आ रही है, जैसे समाजवादी पार्टी ने PDA का नाम दिया, PDA में जो है वहाँ पिछड़े वर्ग की बात आई, क्योंकि इन दिनों हम लोगों ने जब 2007 सिख मूवमेंट मोस्ट बैकवर्ड को अवेयर करना शुरू किया कि आपके सोशल राइट क्या हैं, पॉलिटिकल राइट क्या हैं, पॉलिटिकल जो है आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके लिए हमको लड़ना चाहिए। जब इसमें वर्गीय चेतना आना शुरू हुई तो वो इन लोगों ने इनमें जातीय चेतना पैदा करके वर्गीय चेतना को तोड़ने की कोशिश की, और जो ट्रेडिशनल जातियां हैं, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, तेली और पसमानदा जातियां जो हैं वो हमारे संगठन के साथ खड़ी हैं। हम लोग उनकी भी बात करते हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए साथ जुड़े हुए हैं। जैसे दर्जी हैं, मनिहार हैं, लखेरा हैं और सलमानी हैं, राइन हैं, इस तरीके की जो पसमानदा जातियां हैं, मंसूरी हैं, ये लोग सब हमारे साथ जुड़ करके हम लोग जोड़ करके इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनको जो है इनकी आबादी के हिसाब से इनका रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में, एजुकेशन में और इकोनॉमिकली हम चाहते हैं कि ये डेवलप हों, और ये इनके भी जो आने वाली नस्लें हैं। सीधा सवाल यही है कि जब ये जातियां हैं ढेर सारी, इनके साथ आप काम कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां पहले भी रही हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इस समय समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, यानी वोट तो इन्हीं लोगों का लिया होगा उन लोगों ने, तो इन लोगों के नेताओं को क्या प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? पहला सवाल तो क्यों नहीं मिला? क्या आप इनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए काम कर रहे हैं? जी हाँ, प्रतिनिधित्व के लिए ही तो झगड़ा है कि डेली मतलब प्रतिनिधित्व इनका हासिल हो तभी तो इनकी बात उठ पाएगी, नहीं तो हमारे नाम पर, जैसे किसी कम्युनिटी के नाम पर तमाम लोग, जैसे मसलन आप जान लीजिए जिन जातियों की आबादी उत्तर प्रदेश में 1% से कम है, 1% से भी कम है, उन जातियों की बात करने वाला कोई है नहीं। आज भी देखिए नाई समाज की बात नहीं उठती है, उनका कोई नेता भी
कहार समाज की बात नहीं उठती है, निषाद समाज की बात उठती है तो उसके नेता लोग केवल अनुसूचित जाति जनजाति में, अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए, इससे लगता है उन्हें कि हमको मिल जाए। अनुसूचित जाति का जो मामला है, अनुसूचित जाति के लोग तो पहले से वहाँ तैयार बैठे हैं, ओबीसी से आपको कैसे अनुसूचित जाति में चला जाएगा। ये एक फंडा है कि चुनावों के समय पर ये 17 जातियों वाला मामला उठता है। आपने देखा होगा ये लोग कहते हैं 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने की। ये तो 2005 से मुलायम सिंह यादव जी जो है चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने का ये मुलायम सिंह ने चिट्ठी लिखी, फिर मायावती जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद मेजॉरिटी की गवर्नमेंट फिर समाजवादी की आती है, भाई अखिलेश जी ने भी चिट्ठी लिखी। इसमें सीधी सी बात, पिछड़ा वर्ग आयोग है और सर मोदी जी ने एक बात ये भी कही थी कि पिछड़े वर्ग आयोग को हम मान्यता देंगे, संवैधानिक मान्यता देंगे। अगर ये पिछड़े वर्ग की जातियाँ इधर जाएंगे उधर जाएंगे उस पर हम नहीं पढ़ेंगे। सीधा काम है, पिछड़ों के नाम पर सबसे ज़्यादा हिस्सा किसने लिया, दलितों के नाम पर किसने हिस्सा लिया, और दलितों में भी कई जातियां हैं, तो कौन सी जातियां भी वंचित रह गई हैं, उन जातियों के लिए आपके पास क्या है? जो जातियाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में गैर यादव गैर कुर्मी कम्युनिटी और गैर जाट इनको निकालने के बाद जो ओबीसी का शेयर बचता है वो नॉन माइनॉरिटी को लेकर के 32% होता है। 32% से 32% ओबीसी की में 52% का 32%। 52% का 32%। जी जी 52 यानी सीधे सीधे 15%। हाँ जी जी 100 में 15%। नहीं 100 में नहीं, 100 में नहीं, 32% होता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की। उत्तर प्रदेश में अगर 52% ओबीसी है, 52% का 52% में 32% जो है यह है, सीधे सीधे 16% पिछड़ी जातियाँ हैं। 32% तो पिछड़ी जातियाँ हैं। टोटल से 15-16% का टोटल, हाँ 15-16%। 100 का टोटल 32% है। 100 में से 32। 100% में से 32% मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ हैं तो बहुत बड़ा वोट हुआ अगर सब एकत्र इसमें। और नेशनल लेवल पर मंडल कमीशन ही कह रही है कि 25.56% है। नहीं 32% वोट यानी जो जा रहा है वो पिछड़ों के नाम पे जा रहा है, लेकिन हिस्सा कोई और ले रहा है। जी उसका हिस्सा जी 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 उसका हिस्सा जो है जो जा रहा, देख रहे हैं। दलितों में क्या चल रहा है? दलितों की आबादी जो 22.5% है, 22.5% में 14% जाटो होता है, और सारा हिस्सा मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनने के बाद जाटो ले गया। उसमें वाल्मीकि को नहीं मिल पाया, उसमें जो धानु कितने परसेंट वंचित रहा जो खिलौना, उसमें 14% जो है वो सारा लाभ ले गए। यानी कि 32 पिछड़ों का 22.5 में से 14 जाटो ले गए, 14 जाटो ले गए, और जो बचता है 8.5% जो बचता है उसी में सब बांट लिया। उसी में कोरी बांटा, उसी में पासी बांटा, उसी में धानुक बांटा, उसी में वाल्मीकि बांटा, उसी में खटिक बांटा। एक बार रोकेंगे। देखिए दर्शकों, एक बड़ी बात है, 100 में से जो पिछड़े की बात है, डॉक्टर साहब ने बड़ी गंभीर बात कही है, उसमें से जो 32% का हिस्सा है वो लोग तो केवल एक तरह से वोटर हैं। वो पिछड़ों के नाम पे उनको अधिकार ही नहीं मिला। मौर्य लेके चला गया, पटेल लेके चला गया, कुर्मी लेके चला गया, यादव लेकर के चला गया, और 32% केवल वोट डालता, यानी उसका कोई नेता ही नहीं है। और इधर दलितों में जो 8.5% निकलता, जाटों को निकाल दिया जाए 22.5% में से, तो ये जो 8.5% मिलता है, तो इसका ये भी वोटर ही है। इसका भी कोई लीडर, चाहे जो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, इसमें नहीं है। तो 32 अगर 8.5 मिला दिया तो 40.5 हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव जीत रही, लोग कहते ईवीएम वगैरह हो गया, तो ये 40% वोट तो उनका क्लियर हो गया राशन के नाम पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन जो आंकड़ा 1980 में सौंपा गया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, उसमें था कि 52% ओबीसी है, 52% ओबीसी है, और जो है 12% जो है माइनॉरिटी है, और 22.5% जो है क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, और 13.5% जो है सामान्य वर्ग है, जिसे सवर्ण के। मोदी जी तो सब कह रहे हैं कि पीछे सुने, जो 52% ओबीसी उसमें कैलकुलेट करके दिखाया गया मंडल कमीशन में, उसमें 52% में 32% जो है
मोस्ट बैकवर्ड है, जिसको मंडल कमीशन में डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास कहा गया था। उसके लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी 14 में आए, मोदी जी 14 में मोदी जी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया। इस मोस्ट बैकवर्ड की नाराज़गी, जो कभी मोस्ट बैकवर्ड 17 जातियों, उसमें से कुछ 17 जातियों में झूलती रहीं 2005 से लेकर, जब ये नाराज़ हुई तो समाजवादी के साथ, समाजवादी से नाराज़ हुई तो बीएसपी के साथ, ये क्रम चलता रहा। 1988 के बाद मोदी जी और बीजेपी, मोदी जी को बीजेपी ने मोस्ट बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया और मोस्ट बैकवर्ड पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का मोस्ट बैकवर्ड ये समझा कि मोदी जी वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं और जुट गया मोदी जी के साथ। यही जो आपका 32 और 38, यही जो फ्लो इधर नाराज होता है सपा में और उधर बसपा में जाता था नाराज होके, वो सपा और बसपा से नाराज होके मोदी जी के साथ आ गया कि मोदी जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारा इलाज कर देंगे, यानी कि इलाज हुआ, हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस चक्कर में ये मोस्ट बैकवर्ड चला गया मोदी जी के साथ। और मोदी जी ने भी जो है सेंट्रल में रोहिणी कमेटी, रोहिणी आयोग बना दिया कि पिछड़ों में जो कमज़ोर लोग हैं या पिछड़ी जातियाँ, उनको उनका शेयर प्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन वो खिचड़ी बीरबल की बन गई। मोदी जी अभी उसको टच नहीं किए, उसमें डेट बढ़ती जा रही। हाँ, ये क्योंकि मोदी जी ने इस क्षेत्र में कुछ काम किया कि जो है इनको मिलेगा, उन्होंने खाना पकाया। लेकिन मेरा ये मानना है खाना बना बनाया 1980 में मंडल कमीशन में बन चुका है कि 27% को 15 और 12 में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने दोबारा खाना बनाया, इसके लिए उनको जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया। परंतु जो है वो पुराने वाला जो है अगर मिल जाता तो इन पिछड़ों की हालत कुछ सुधर जाती। और उत्तर प्रदेश में 1977 में जब राम नरेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट ने 15% रिजर्वेशन लागू किया था। जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने जो है छेदीलाल कमीशन रिपोर्ट को जो है दबा के रखा था। जब वो 15% रिजर्वेशन लागू हुआ, उस समय कौन सी बिरादरी के लोग राम नरेश यादव जी के उसमें ज़्यादा भर्ती हुए पुलिस और पीएससी में, ये दुनिया जानती है। और सीधी सी बात है कि आज की पोजीशन में जो ये अति पिछड़ा और अति दलित, इस पर क्या सरकार काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? अभी या भाजपा ने काम करना नहीं, क्या अभी भी ये लोग हाशिए पर हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ, हाशिए पर हैं। उत्तर प्रदेश में खास करके हाशिए पर हैं। 2014 में ये लोग बीजेपी के साथ आए, 17 में भी बीजेपी के साथ आए। 17 में केशव मौर्य को यहाँ सीएम बैकडोर से प्रोजेक्ट किया गया कि केशव मौर्य सीएम बनेंगे, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आते हैं। उनके नाम पर मोस्ट बैकवर्ड के लोग जो है इकट्ठे होकर के बीजेपी को 313 सीटों तक पहुँचा दिया और लोगों ने जो है। तब भी अब पता नहीं कैसे बीजेपी की पॉलिटिक्स रही, कैसे रही, केशव मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया, किसी दूसरे को ला करके बैठा दिया गया। ये अपनी पार्टी मानते हैं कि पार्टी की रणनीति थी। अति पिछड़ा ठगा गया, लेकिन केशव मौर्य कुछ बोले नहीं। केशव मौर्य के साथ अभी भी खड़ा रहा और 2019 में मोदी जी और केशव मौर्य जी के नाम पर गया वोट। और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई सीट नहीं बढ़ा पाई, सीट नहीं बढ़ा सके। जो है सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई, परसेंटेज भले बढ़ गया, लेकिन सीटें 2022 में कहाँ बढ़ी? नहीं, सीधा सा है। आपके पास जो है ये तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना स्टंट खेल रही हैं, एक तरह से कंधे पे बंदूक रख रही हैं, अपना काम फायर कर रही हैं, अपना कर रही हैं। आपका जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया है, ये इनके लिए क्या सोच रहा है? देखिए, हमारे पास संसाधन के अभाव, क्योंकि ये समाज हैंड टू माउथ है। आप क्या सोच रहे हैं भाई? देखिए, सवाल है कि इनके लिए इनकी पॉलिसी में आप क्या करने वाले हो? आपके पास क्या है कि ये होना चाहिए इनके साथ? ये होना ये चाहिए कि जो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग है, अलान नायक साहब ने जो रिकमेंड किया है कि 27% में 15% इनको इम्प्लीमेंट किया जाए रिजर्वेशन। वो तो ठीक है। देखिए, तमाम लोग हैं, वो तो एक बड़ा चैप्टर हो गया कि वो बड़ा चैप्टर हो गया कि वो लोग करेंगे। सवाल है आपके पास क्या है कि इन तरीके से इन पे अगर लागू कर दिया जाए इन चीज़ों को, या इनको ये चीज़ नई व्यवस्था के तहत की जाए, या वर्तमान सरकार ये सब करे, तो आपकी लड़ाई थोड़ी जो है आपके हित में सरकारें काम करना चालू करें, यानी इनके हित में काम करना चालू करें। वो सब क्या है, वो आप किस तरह से इसको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने जो किया वो तो खैर अलग मैटर है। अभी आप क्या देखते
देखते हो कि ये कहाँ है और इनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है जो क्रांति होती है वो महलों से नहीं होती है, झोपड़ियों से होती है। ये झोपड़ी के लोग हैं, ये इनको एक उम्मीद थी सरकारों से कि सरकारें जो है अब हमारे लिए कुछ करेंगी, हमको विकास की मुख्य धारा में हमारे भी पीढ़ियों को शेयर मिलेगा, भागीदारी मिलेगी। लालच तो दी, हाँ, लेकिन दिया नहीं, केवल यह बताया कि आपके लिए व्यवस्था हो रही है। और उस व्यवस्था होने में 3 इलेक्शन जो है इन जातियों ने किया, इनका साथ दिया, बीजेपी का 3 इलेक्शन साथ दिया। और वो देख रहे हैं लोग। और इस बार के इलेक्शन में 2024 में ये इन जातियों में ऊहापोह की स्थिति पैदा हुई है। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हम इन अति पिछड़ी जातियों का भला तभी होगा जब आप अति पिछड़ी जातियों से मुख्यमंत्री होगा, या अति पिछड़ी जातियों को टिकट ही नहीं दिया जा रहा। हाँ, टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप ये जानिए कि 32% की पॉपुलेशन है, हम इनको अवेयर कर रहे हैं। जब 22.5% की दलित आबादी सीएम बना सकती है और 11.5% के यादव कुर्मी जाट अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो 32.5% का मोस्ट बैकवर्ड क्यों नहीं बना सकता अपना मुख्यमंत्री? तो आपके हिसाब से कोई नाई का होना चाहिए, कोई कहार का होना चाहिए, कुछ सांसद विधायक होना चाहिए? नहीं, हमने कहा कि वर्गीय चेतना के आधार पर ये काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको जो रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो कोई झगड़ा थोड़े होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। और यही कहते हैं लोग कि जिसकी जितनी, अभी तो तमाम नारे दे रहे थे, माननीय कांसी राम जी ने यह नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी। उस मोदी जी सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं ना, लेकिन भागीदारी की बात कहाँ आती है? वहाँ तो 15 लाख से चले थे हम लोग जो है, आज उसकी प्रत्याशा में तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं। आपके हिसाब से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किन किन वर्गों को भी टिकट देना है? मोस्ट ऑफ लोगों की लिस्टें आ रही हैं, कौन कौन सी जातियों को टिकट मिलना चाहिए कि इन जातियों को टिकट मिले तो एक तरह से अति पिछड़ों के साथ, अति दलितों के साथ बेईमानी नहीं हो? आपका कहना सही है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि जो हमारा डेलीगेट जा रहा है, जो हमारा प्रेजेंटेशन करने के लिए उन पार्टियों ने दे दिया है, वो अपनी बात कह पाएगा? आज पार्लियामेंट में कितने हैं? 100 से अधिक जो है, कई 100 से अधिक जो हमारे पार्लियामेंट में मेंबर हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों की जब बात आती है तो लोग सब शांत हो जाते हैं, इसलिए कि नॉन कैडर के लोग हैं। उनको ये मालूम, वो वर्गीय चेतना और वर्गीय संवेदना पर वो नहीं जा रहे हैं, वो तो उस पार्टी के मर्जी पर जा रहे हैं, ऑन बिहाफ उस पार्टी की पॉलिसी, उस पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। क्योंकि पार्टियों में एक प्रचलन हो गया है कि कोई छोटी मोटी पार्टी जब जा रही है तो बोलते हैं हमारे सिंबल पर लड़ जाओ। उनके सिंबल पर तमाम लोग जा रहे हैं। जो पार्टियां बात करती हैं इन बिरादरियों की, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की या पिछड़ों की बात करने वाले 2-4 लोगों की जो यहाँ थी कम्युनिटी वाइज पार्टियां, वो पार्टियां जा कर के उनके सिंबल पर लड़ती हैं, तो वो कहाँ बात कर पाती हैं? सीधी सी बात ये है कि मेरा प्रश्न सीधा आपसे यही है कि किन किन को टिकट मिलना चाहिए? जैसे कि पिछड़ों के नाम पे दे दिया 10 टिकट, लेकिन पिछड़ों में किन को टिकट दे दिया? जिनकी आप बात करके अब उनको टिकट मिलना चाहिए, या पार्टियां उन पे दें या ना दें? जी, वो तो या अगर उनकी जाति का कोई टिकट नहीं मिलता तो इनको बहिष्कार कर देना चाहिए। देखिए, एक जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है उन जातियों के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। वो उनका एक चीज़ प्रचलन ये होता है, कहते हैं लोग कि जो है भाई आपकी पॉपुलेशन जो है पूरे प्रदेश में 10 लाख है, तो 10 लाख जब दे रहा है आपको, 10 लाख आपको पूरा वोट दे रहा है, तो आपके लोग क्यों नहीं उसको दे सकते? 10 लाख की आबादी जो है आपको वोट दे रही है, किसी पार्टी को दे रही है, पूरा का पूरा वो आप पॉपुलेशन वोट दे रही है, तो एक का एक एमएलए का टिकट क्यों नहीं दे सकते भाई 403 में? गेम सारी पार्टियां कर रही हैं। गेम सारी पार्टियां कर रही हैं। हम उसी गेम को ख़त्म करना चाहते हैं। MBCI उसी गेम को ख़त्म करने के लिए तैयारी कर रही है। हम अभी तैयारी में हैं। आप देख लीजिए, 28-29% पर 30% पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन जब 32% मोस्ट बैकवर्ड अवेयर हो करके अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए सामने आ रहा है,
आ रहा है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आ रहा है। और उसी की देन है कि भाई आ रहा है, तभी तो जहाँ यहाँ से नाराज हुआ वहाँ चला गया। यानी कि मोदी जी की राह फिर कठिन हो जाएगी अगर टिकट भाई फ्यूचर में तो ये अगर अभी तो है, अभी तो प्रत्याशा में है, नहीं तो हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो अवेयर कर रहे हैं भाई कैसे काम चलेगा। आपकी पीढ़ी वॉच कर रहा है ये वर्ग। बिल्कुल वॉच कर रहा है, देख रहा है। आने वाले समय में हम लोग तो भाई संसाधन से कमज़ोर हैं, कम गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं, लेकिन ना हमारे पास मीडिया है, ना माफिया है, ना हमारे पास जो है धन है। लेकिन हम लोग की मीडिया कॉन्टेक्ट मीडिया है। कॉन्टेक्ट मीडिया के जरिए हम माफिया और मीडिया को वोट के माध्यम से टक्कर, वोट के माध्यम से, क्योंकि 1 वोट 1 वैल्यू है और हमारे पास 32% का बल्क है और उसमें हम पसमानदा हमारे साथ हैं 8.5%, तो हम 40.5% हो जाते हैं। और 40.5% में अगर हम 50% कलेक्ट हो गए, हो रहे कि हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम एक बड़ा चुंबक बनेंगे और छोटे छोटे चुंबक हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन जो दूसरी उनका बड़ा भाई आके वो लेके चला जाएगा। बड़ा भाई कब तक बड़ा भाई है? बड़े भाई को तो ये उसकी नैतिकता उसके जेहन में आना चाहिए। नाम पे मोदी वोट लिए चले जाए। बड़े भाई को तो कम से कम ये चाहिए कि जो छोटे भाइयों को अगर साथ संजोए रखता तो आज देश में स्थिति होती ही ना। मोदी जी भी के साथ तो बड़ा भाई मान के सब पिछड़ा चला जा रहा है, वो जो आप 32 कर वो भी तो चला जा रहा है। तो वो जा रहा है तो एक समय है, ये एक समय का चक्र है, वो जा रहा है। लेकिन आप देखिए एक समय ऐसा था जब शेड्यूल कास्ट कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लोग कहते थे ये सरकारी जातियां हो गई हैं, लेकिन माननीय कांशीराम जी ने शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस के दलदल से निकाल करके बाहर कर दिया और आज कांग्रेस खात्मे के कागर पर है। वही वर्ग जो है बीजेपी के दलदल, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है वो अस्थायी रूप से नहीं है, वो टेम्पररी रूप से है, वो लाभार्थी वर्ग बन करके वहाँ पर जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो जान लेगा कि हमारी पीढ़ियों का फ्यूचर जो है खतरे में है, उस दिन वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। वो ये अपनी ताकत का एहसास हो जाए कि हम 32.5% लोग अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं, तो हमें बड़े भाइयों की भी जरूरत नहीं है, हमें शेड्यूल कास्ट की भी जरूरत नहीं है। उसने अपना रंग दिखाया, लेकिन हम 32% के लोग ही सरकार बना लेंगे। उस समय जब कलेक्ट हो जाएंगे, ये वर्गीय चेतना और वर्गीय संवेदना पर काम हो रहा है, जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएंगे, जो 29-30% पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, वो आकर के 22-23% पर सरकार बनने लगेगी। और जब तक ये सरकार नहीं बनाएंगे इनका भला होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो माननीय महाराज जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो 5 साल से राघवेंद्र कमेटी बना करके रखा है। इसके पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने, राजनाथ जी ने तो सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिया था कि इनको दिया जाएगा पिछड़ों को। नहीं, अभी तो नोटंकी चल रही है। और महाराज जी तो पता नहीं कैसे, वो तो कभी नाम ही नहीं लेते हैं पिछड़ों का, कभी भी धन्यवाद भी नहीं दिया कि पिछड़ों ने हमारी सरकार बनाई। हाँ, मोदी के नाम पर मिल रहा, मोदी के नाम पर जो जा रहे हैं लोग, बस इतने ही समझ करके कि मोदी भी बैकवर्ड हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपने को मोस्ट बैकवर्ड के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, लोग समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हकीकत चलेगी कि क्या है इतिहास में गड्ढमड्ढ हुआ है, उस इतिहास को खंगालने पर जो अवेयर होगा जो है मोस्ट बैकवर्ड, उस दिन मोस्ट बैकवर्ड पॉलिटिकल रूप से जो है स्ट्रांग होगा और वर्गीय चेतना के आधार पर एक साथ आएगा। क्योंकि कोई भी रिवोल्यूशन रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये औजार चलाने वाली जातियां हैं, इन पर माफिया भी हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये औजार चलाने वाली जातियां हैं। ये अपने औजार का इस्तेमाल जब हथियार के रूप में करना शुरू कर देंगी तो रेड रिवोल्यूशन होगी, जिसे खूनी क्रांति कहते हैं। और ये बिना हम लोग छोटे छोटे लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ करके, जिसे पॉलिटिकल मिलिटेंट कहते हैं, हम वो उस तरीके के वर्कर तैयार कर रहे हैं। ऐसे वर्कर तैयार हो रहे हैं। सवाल पूछे जाएंगे, आज का जो इलेक्शन है अभी हम छोड़ेंगे, हमारे वर्कर निकलेंगे, अवेयर करेंगे। MBCI के जो कमांडर हैं वो निकलेंगे और अवेयर करेंगे लोगों को कि आपके साथ किसने धोखा किया है, किसने छल किया है, किसने बेईमानी की है।
देश में कैसे लोगों को आप पार्लियामेंट में भेजोगे, इसके लिए 2024 में हम लोगों की पॉलिसी बन रही। बड़े भाइयों में मोरलिटी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई हमारा होती तब तक आ जाए। हाँ, बड़े भाइयों से नफरत नहीं है। बड़े भाई हमारा हिस्सा दे दें, अपना हिस्सा लें, इसमें कोई इतराज नहीं है। जो उनका शेयर है, आप प्रेजेंटेशन तो देखिए, 19.44% आपका कैलकुलेशन है। सेंसेक्स किया हो आप तो 19.44% हो, क्या 52% में हर 5वां आदमी यादव है? नहीं है। सवाल सीधा यही कि अब तो देखिए वो हट गए तो मोदी आ गए, 52% पे कहते मैं ही मालिक हूँ उसका। मोदी जैसा फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो आपका संगठन इसी के लिए खड़ा है कि 32 से और वो 8-8.5%। देखिए हमारे यहाँ कैडर बेस वर्क हो रहा है। मोदी जी आए, मोदी जी के बाद कोई दूसरा आए, लेकिन वह एक बार तो धोखा खा जाता है आदमी, लेकिन बार बार नहीं धोखा खा सकता है। एक बार हाँ, धोखे से बचाएंगे, क्योंकि तमाम लोगों ने तमाम समय से धोखा खाया। और अब समझ ले, देश की आज़ादी जब मिली उसके बाद पिछड़ों के लिए जो है जी, अब धोखा नहीं, अब कतई नहीं धोखा खाएगा। में भी आप कुछ एक गुल खिला 24 में तो हमारी पार्टी जो है मजबूती से छोड़ रही है, अपने वर्करों को छोड़ेगी। बता रही हर विधानसभा में हमारे 10-10, 15-15 वर्कर जो है कैडर के तैयार हैं, और सपोर्टर जो है 500-500 लोगों का टारगेट है जो वर्कर के मेरे हैं। नहीं, कैडर आपके 10 में 10 भी बहुत। जी, बूथ स्तर तक हम 10 बूथ। और नहीं, पिछड़ों के नाम पे अब बरगलाहट नहीं चलेगी। नहीं, पिछड़ों के नाम पर बरगलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग वर्गीय संवेदना पर काम कर रहे हैं। वर्गीय संवेदना और वर्गीय चेतना। हम अकेले एक परिवार के लिए बात नहीं हो रही है MBCI में। MBCI में जैसे और लोग कर रहे हैं कि हमारी इस बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, हमारी इस बिरादरी को, वहाँ केवल जातीय चेतना है। जातीय चेतना पर हमारा संघ ये MBCI नहीं काम कर रही है। हम और हमारे लोग वर्गीय चेतना पर, इसीलिए 1% अगर नाई, 2% नाई, 2% सलमानी, 3% सैनी, 4% मौर्या, 2% बढ़ई, 1.5% लुहार, 1% शिल्पकार, जो इस 3% प्रजापति, 3.5% पाल, इस तरीके की जो जातियां हैं, 3-3, 2%, 1%, आधा %, 1.5% भुर्जी, इन जातियों को मिला करके हम 32% हो जाते हैं। केवल इनको लोग ये झांसा देते हैं, ये समझा देते हैं कि भाई 4 घर आपकी आबादी है, 4 घर आपकी आबादी, आप कैसे जीत पाओगे? नहीं, हम अगर इनमें वर्गीय चेतना कर देते हैं तो, क्योंकि सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, जब सबकी समस्याएं एक जैसी हैं तो उन सबको मिल करके उस समस्या का समाधान करना होगा। नहीं, सब एक हो जाएंगे तो 32% है जो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, यानी कि जागरूकता है। वो हमारा टारगेट 2027 है, और हमने उत्तर प्रदेश के 24 में क्या करना है? 24 में कुछ जागरूकता हो पाएगी? 24 में हम 70 लोकसभा सीटें हैं जहां पर हम चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे, लेकिन जागरूकता तो पैदा कर देंगे। जागरूकता हमने पैदा की है, और उसमें जो सेंसिटिव होगा इनके प्रति, जीतने का दावा करे मुश्किल है। हाँ, जो जीतने का दावा कर रहा है और हमारी बात नहीं कर रहा है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की या पिछड़ों की बात नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग अपने लोगों को तैयारी कर रहे हैं कि आप सही ढंग से बटन का इस्तेमाल करेंगे जो अति पिछड़ों की बात। यानी अभी वक्त है टिकट बांटने में सुधर जाएं। अगर आते हैं अति पिछड़ों से हमारे लोग, कैडर के लोग आते हैं, बंधुआ मजदूर नहीं। पहले क्या होता था, जैसे सामाजिक स्तर पर आती बात है, वो सुधर जाएं। जी, सुधरेंगे नहीं तो हम तो लोग तो सुधरेंगे नहीं तो सुधारने के लिए हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं, और ऐसी तैयारी कर रहे हैं। हम गांव-गांव ऐसे नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैडर के जरिए पढ़ा करके अपने नेता को तैयार कर रहे हैं। मास बेस संगठन नहीं बना रहे, कैडर बेस संगठन है कि हमारे नेता से सामान्य नेता जो है बात नहीं कर सकता। हम इतनी जानकारी भर रहे हैं, मतलब इतना चार्ज कर रहे हैं अपने नेताओं कि ये पार्टी वाले जो है बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। पार्टी वाले तो बेवकूफ़ इसी इलेक्शन में नहीं बना सकते हैं। इसी 2024 चैलेंज है मेरा, इसी इलेक्शन में नहीं बना सकते, चैलेंज है ये। आप जो भी मोस्ट बैकवर्ड की बात करेगा वही जाएगा, वही सेलेक्टिव पर्सन होगा। जो मोस्ट बैकवर्ड की बातों को नहीं बढ़ाएगा, संभव नहीं है।
क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो मोस्ट बैकवर्ड के साथ हमारे बड़े भाई, जो ओबीसी के बड़े भाई हैं, वो जो ठगी का काम करते हैं, वो उनका अभी भी वो व्यवसाय जारी है, वो बंद हो जाना चाहिए। वो बंद हो जाना चाहिए। बड़े भाई के लिए भी संदेश है, नहीं तो सिमट कर रह जाएंगे। दोस्तों, बातचीत के लिए धन्यवाद। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामसुब्रन जी। और तमाम आपने देखा, अगर आपके अंदर भी कोई सुझाव है और आप कुछ कहना चाहते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीधा सा मैसेज साफ है कि जो पिछड़ों में जो कुछ अगड़े टाइप के लोग हैं, जो कुछ परसेंट है जिनकी शासन सत्ता में भागीदारी मिल चुकी है, अब वो लोग यही चाहते हैं कि पिछड़ों के नाम पर हमको हक अधिकार मिलता रहे। ये तो खैर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लेकर के समाजवादी पार्टी की भी बातचीत हुई। अगर दलितों की बातचीत कर ली जाए तो मायावती जी और उनके कुछ खास लोग ही वहाँ पर जा कर के अपना किया। अगर वर्तमान में अगर पिछड़ों की बातचीत कर ली जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें सर्वोपरि आते हैं कि पिछड़ों के नाम पर वो अपना हक तो ले रहे हैं, लेकिन जो 32% है उनका हिस्सा नहीं दे पा रहे, ना ही टिकट में भी उनकी भागीदारी मिल रही है। तो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया शायद यही सिद्धांत है कि इनका कि अगर उनकी बातचीत नहीं होगी तो वो कैडर में इनके लिए मुश्किल तो ज़रूर खड़ी होगी। अब अति पिछड़ों और अति दलितों की तो बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जागरूकता बड़े चरम सीमा की ओर बढ़ रही है। कब तक गुमराह करेंगे? आप भी सोचिए कि अब वाकई में अति पिछड़ों और अति दलितों को अधिकार मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में मिले। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल आवाज़। मैं हूँ पवन शर्मा, लखनऊ।